हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम फरवरी महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों ही जगह पर बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और बिहार मैगजीन ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही भाषाओं में लॉन्च की हुई है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? इसका उत्तर है रस्किन बॉन्ड ने। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डालती है। ऑथर है रस्किन बॉन्ड और बुक का नाम फिर से याद करेंगे, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। केंद्रीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है 3.80 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना। और इतने करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस बार बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं पर 2021-22 के बजट में इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बजट 2022-23 के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के दायरे में भूमि पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका उत्तर है 5 किलोमीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे के भीतर खेतों से शुरू होकर पूरे देश में रासायनिक मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और ये बजट में 2022-23 के बजट में ये बात कही गई है। इस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने और 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ इनका भी नामांकन किया गया है। किस देश के ऑलराउंडर डैरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। मिशेल ने पिछले साल हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल भावना दर्शाई उसी के कारण ICC ने इन्हें इस अवार्ड से नवाजा है। इससे पहले यह अवार्ड डेनियल विटोरी, ब्रैंडन मैकुलम और केन विलियमसन को मिल चुका है। सरकार ने बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 30% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो इसको इन सारे जो क्रिप्टो करेंसी है इनको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंडर कैटेगरी में रखा जाएगा और ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स अब लगेगा। 24वें ओलंपिक शीतकालीन खेल चीन में 4 से 20 फरवरी 2022 तक हुए हैं और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या है? इसका उत्तर है बिंग ड्वेन ड्वेन एंड श्वे रोन रोन। ये जो नाम है ये दोनों ही दो आधिकारिक शुभंकर हैं। जो पहला है वो बिंग ड्वेन ड्वेन ये ओलंपिक्स के लिए और श्वेन रॉन रॉन ये पैरा ओलंपिक्स के लिए दो शुभंकर हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया था जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? इसका उत्तर है 9.2%। आर्थिक समीक्षा जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए थी उसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा भी दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? इसका उत्तर है ब्रैंडन टेलर को। टेलर ने आईसीसी एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों के साथ ही एंटी डोपिंग कोड से जुड़े एक अन्य आरोप को भी स्वीकार कर लिया। टेलर ने 2004 से 21 के बीच 284 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया था जिसमें उन्होंने 17 शतकों के साथ 9,938 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले साल ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था।
रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। वे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे और रक्षा खुफिया एजेंसी का जो महानिदेशक है वो संगठन का प्रमुख होता है और रक्षा मंत्री एवं रक्षा स्टाफ के प्रमुख के खुफिया सलाहकारों में से एक होता है। किस शहर में भारत के सबसे बड़े EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है गुरुग्राम में। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था, जिसमें EVs के लिए 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट थे। अब ये जो नया चार्जिंग स्टेशन है इसको टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका उत्तर है PR श्रीजेश ने। वे ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल वर्ष 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो नाम है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 और विजेता रहे हैं PR श्रीजेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? इसका उत्तर है 60,000। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की भी साथ ही में घोषणा की है। वित्त मंत्री के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? इसका उत्तर है 100। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा और वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को अब रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 400। इन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तो क्योंकि फरवरी में ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखने को हमें मिलता है, तो इस वजह से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा है कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? तो इसका उत्तर 30%। अभी हमने पीछे इसको देखा था। तो यदि प्रश्न में आपसे प्रॉपरली क्रिप्टो करेंसी कहा जाए तब भी इसका उत्तर 30% ही है, और यदि इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दें तो वहां पर भी टैक्स जो है वो 30% ही लगेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, तो उसी तरह की कोई डिजिटल करेंसी RBI के द्वारा लॉन्च करने की भी बात वित्त मंत्री ने कही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से आप क्या समझते हैं। बजट में किस प्रकार के व्यवसाय की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है स्थानीय व्यापार को। रेलवे क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा। तो ये है एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा जुड़ी है स्थानीय व्यापार से, जो कि रेलवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई जारी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है सुभाष गर्ग। ये भारत के पूर्व वित्त सचिव रहे हैं और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक जारी की है। फरवरी 2022 के अंत तक यह प्रकाशित हो गई। शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व करेंगी? इसका उत्तर है होंडुरस। ये एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी है टेगुसिगाल्पा और यह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है।
गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट में 2021 में वैश्विक सोने की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उत्तर है 10% इसकी डिमांड जो है रेज हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 ने जानकारी दी है कि 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर 4021.3 टन हो गई है। और वही बात करें 2020 के डाटा की तो ये 3658.8 टन रही थी। किस संस्था ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? उत्तर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने। डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपराधिक कानून सुधार वकालत समूह द्वारा जारी की गई, जिसका नाम प्रोजेक्ट 39A है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 488 थी, जो 17 वर्षों में सबसे अधिक है। यह 2020 से भी लगभग 21% ज्यादा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के तट पर है ये और गांव का नाम है लम्हेटा। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को स्थायी रूप से संरक्षित करना है। यह साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में शामिल है, यानी जो साइट है वो जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। जबलपुर के भेड़ा घाट लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा नदी में कई डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए थे। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है। बढ़ते हैं आगे। 2022 तक विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है चीन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2021 में भारत का कच्चे इस्पात यानी क्रूड स्टील का उत्पादन 18% बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है क्योंकि इसने 2020 में 100 बिलियन टन स्टील का निर्माण किया और चीन ने 1064.7 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया। चीन ने 2021 में 3% की गिरावट के साथ 1032.8 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है। तो भारत इस पे दूसरे नंबर पर है और चीन फर्स्ट पे। भारत में किस टाइगर रिजर्व ने 2010 से बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इरोड तमिलनाडु में स्थित है ये भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क ने संयुक्त रूप से 2010 से बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार 2022 जीता है। जनवरी 2022 में किस बैंक ने इंडिया INX पर अपना पहला 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर फार्मोसा ब्रांड सूचीबद्ध किया और फार्मोसा ब्रांड के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय इकाई बन गई है? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC पर अपना पहला 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर फार्मोसा बॉन्ड सूचीबद्ध किया। SBI फार्मोसा बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय यूनिट बन गई है। भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के किस संस्करण में स्वीकृत है? उत्तर है आपका दूसरा। भारत के संचार मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई है। कार्य योजना में चोरी हुए और नकली मोबाइल हैंडसेटों से इस्तेमाल से निपटने और देशव्यापी सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली बनाना भी शामिल है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 30 जनवरी को और इसका उद्देश्य है कुष्ठ रोग को समाप्त करना और इससे पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन का खिताब किसने जीत लिया है? आपका उत्तर है एशले बार्टी ने। और महिला सिंगल्स के फाइनल में एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में हराया था। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? उत्तर है राफेल नडाल। तो पुरुषों में राफेल नडाल और महिलाओं में एशले बार्टी। स्पेनिश खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूसी स्टार को यानी डेनियल मेदवेदेव को हराया है। इसके साथ ही नडाल ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेंस सिंगल्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।
फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है किरण बेदी। यह जो पुस्तक है वो पुडुचेरी के उनके राज्यपाल के कार्यकाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। कितने भारतीय एथलीट बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग ले रहे हैं? इसका उत्तर है 1 केवल। और कौन है वो है हमारे बीजिंग 2022 में स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। ये भारत के ध्वजवाहक हैं। आरिफ बीजिंग 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले इकलौते भारतीय एथलीट हैं। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? ODF प्लस का मतलब है खुले में शौच से मुक्त ऐसा गांव जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई हो। उत्तर है मिजोरम। तो ये जो गांव है वो मिजोरम में है। ICC अंडर 19 विश्व कप में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है यशदुल। और भारत अंडर 19 के कप्तान यशदुल, विराट कोहली और उन्मुक्त चंद के बाद ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। कौन सी IPL टीम भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न खेल उद्यम बन गई है? उत्तर है चेन्नई सुपर किंग्स। यह देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस बन गया है जिसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कतर। तो हाल फिलहाल के यूक्रेन रूस युद्ध में नाटो की बार-बार चर्चा हो रही है, तो ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए ये सम्मान या घोषणा की गई है। यानी कतर को गैर नाटो लेकिन सहयोगी देश करार दिया गया है। भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई? उत्तर है रूस में। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा? उत्तर है केरल। केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र यानी सीमैट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 4 फरवरी को। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यानी UICC की एक पहल है। कौन सा देश भारत के 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने में सहायता करेगा? इसका उत्तर है इजराइल। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की है और इसमें इजराइल इसकी मदद करेगा। इजराइल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर चुकी है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है गुजरात में स्थित। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई और ये हैं आपके गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। नाम अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। गुजरात में है एक और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। फरवरी तक अगर अपडेटेड बात करें तो भारत में 49 ऐसे रामसर स्थल हो गए हैं जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है ये संख्या। सर्दियों के सबसे तेज तूफानों में से एक बॉम्ब साइक्लोन हाल ही में किस देश से टकराया? उत्तर है अमेरिका। थोड़ा नाम याद रखेंगे कि ये कहाँ पर आया है, तो ये है अमेरिका में टकराया है बॉम्ब साइक्लोन। दांदेली क्रोकोडाइल पार्क भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। भारत में हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? उत्तर है अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेस। किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 का अंतिम खिताब जीता है? उत्तर है चीन ने। 3-2 से हराकर नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीता।
इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकारों पर हमले किए गए और 6 पत्रकार मारे गए, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। सबसे ज्यादा पत्रकार हमले जम्मू कश्मीर में हुए और जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को 25 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जिसमें 23 हमलों के साथ ये दूसरे स्थान पर है। किस राज्य ने भारत में 104 फीट लंबा दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया और ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जिसकी लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन कौन सा शहर बनने जा रहा है? इसका उत्तर है सूरत। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किया। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापारिक भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान अर्जित किया है? इसका उत्तर है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है और भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य $110.4 अरब था। 2020 की यदि बात करें तो चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे नंबर पर था। तो 21 में ये ट्रेंड चेंज हो गया है, अमेरिका फर्स्ट और चीन दूसरे नंबर पर। आजादी से पहले की संरचना जिन्ना टावर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। जिन्ना टावर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। इसकी खबरों में आने की वजह यह है कि जो विधायक हैं मोहम्मद मुस्तफा, इन्होंने टावर को तिरंगे के रंग में पेंट करा दिया है। पुनौरा धाम को हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना की रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में है, तो इसका उत्तर है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के पर्सपेक्टिव से भी। पुनौरा धाम को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना का अर्थ है तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। यह प्रस्ताव बिहार राज्य सरकार ने दिया था। पुनौरा गांव में स्थित पुनौरा धाम देवी सीता का जन्म स्थान है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में भारत का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट किसे घोषित किया गया है? उत्तर है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM साइट घोषित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN उन क्षेत्रों को ये टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जीव विविधता का समर्थन करते हैं। तो ये दिया है IUCN के द्वारा। CAR टी सेल थेरेपी जो समाचारों में देखी गई थी किस बीमारी के इलाज में प्रयोग की जाती है? उत्तर है कैंसर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR टी सेल थेरेपी किसी व्यक्ति की टी कोशिकाओं को आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने का काम करती है। तो कैंसर के इलाज में इस थेरेपी को हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? उत्तर है लॉस एंजलिस में। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति IOC ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो तीनों नाम ध्यान रखने हैं, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और साथ में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 किसने शुरू किया है? उत्तर है मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। BCCI अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जगह पर रखी है? उत्तर है जयपुर। ये भारत का दूसरे सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा।
करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है। नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में ये स्थित है और इसकी क्षमता 1.10 लाख दर्शकों के एक साथ बैठने की है। बी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर है प्रवीण कुमार सोबती। इनके बारे में अन्य जानकारी है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपने पूर्व डिप्टी कमांडेंट और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रवीण कुमार सोबती के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बीएसएफ ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने 2 बार ओलंपिक और 4 बार एशियाई खेलों में पदक जीता था। हाल ही में चक्रवात बत्सराई किस देश में आया है? उत्तर है मेडागास्कर में। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका उत्तर है इंदौर में। लता मंगेशकर जी ने कई सारे पुरस्कार जीते, इसमें प्रतिष्ठित भारत रत्न, ऑफिसर ऑफ फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर का खिताब, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ तक कि 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और अन्य पुरस्कार शामिल थे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? इसका उत्तर है 100 वर्ष। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी के ही दिन 1922 में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में हुई थी। शताब्दी के पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है नवदीप सिंह गिल। और नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी को जानकारी है। बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और लेखक है नवदीप सिंह गिल। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में लॉन्च होने वाली है? इसका उत्तर है दुबई में। और दुबई की फर्म है द जेट जीरो मिशन। इन्होंने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के साथ लॉन्च की घोषणा की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस शहर ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया है? उत्तर है दिल्ली ने। इससे पहले बेंगलुरु स्टार्टअप राजधानी थी भारत की और अब ये दिल्ली हो गई है। पुस्तक है इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है जे साई दीपक के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ नई स्टार्ट परमाणु संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है रूस। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया को सुरक्षित बना दिया है इस घोषणा ने, क्योंकि अप्रतिबंधित परमाणु प्रतिस्पर्धा हम सभी को खतरे में डाल देगी। भारत ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया है? इसका उत्तर है चेन्नई। भारत ने 2 फरवरी 2021 को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के अवसर पर चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया है। आपको बता दें कि भारत में आर्द्र भूमियां देश के लगभग 4.6% भाग पर फैली हुई हैं। तो ये डेटा है, आपके एग्जाम में काम आएगा। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी में शुरू किया गया है? इसका उत्तर है आईआईटी धारवाड़। किस राज्य ने 5 फरवरी को अपना पहला मानव दूध बैंक खोला है? तो इसका उत्तर है केरल। किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला विकलांग क्लिनिक शुरू किया? इसका उत्तर है PGIMER। भारत का पहला एमटी क्लिनिक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्लिनिक का औपचारिक रूप से उद्घाटन 1 फरवरी को किया गया था और इसे एक छत के नीचे और महत्वपूर्ण समन्वय के साथ सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके विकलांग रोगियों की देखभाल में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की है? इसका उत्तर है हैदराबाद में। और ये जो है पादप संरक्षण पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ये 2 सुविधाएं एशिया और उप सहारा अफ्रीका के छोटे किसानों को समर्पित है। 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा था? उत्तर है इस्तांबुल। और
टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक तुर्की का शहर है ये इस्तांबुल, इसने मॉस्को को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले मॉस्को सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। यदि भारत की बात करें तो भारत में मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है और इसके बाद बेंगलुरु और दिल्ली का स्थान है। हाल ही में किस देश ने प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिब्बों सहित सभी रेलवे परिसरों को धूम्रपान और तंबाकू मुक्त घोषित किया है? इसका उत्तर है बांग्लादेश ने। विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 फरवरी को और इसका उद्देश्य है स्थायी खाद्य उत्पादन में दलहन के महत्व को रेखांकित करना। 2013 में दलहन के महत्व को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में अपनाया। इस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसका उत्तर है अटल सुरंग। जो अटल टनल है जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, यह रोहतांग दर्रे से गुजरती है। इसका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यंत कठिन इलाके में ठंड के तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया है? तो न्यू नाम इसका है गुजरात टाइटंस और 12 से 13 फरवरी को होने वाले प्लेयर्स के मेगा सेक्शन से पहले टीम ने इसका ऐलान किया है और इसके कप्तान जो है हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। इस शहर में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। उत्तर है मेलबोर्न में। ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ 11 फरवरी 2022 को भारत ने चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा? तो ये है इसका उत्तर है श्रीलंका। भारत यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए श्रीलंका को अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है, यानी एक तरह से मदद दी जाएगी श्रीलंका को ताकि वो भी आधार कार्ड जैसी किसी आइडेंटिटी बेस्ड पहचान को लागू अपने यहाँ पे कर सके। यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर तैयार किया गया है। श्रीलंका सरकार इस फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में लागू करने को प्राथमिकता देगी। नेक्स्ट है एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोला गया है? इसका उत्तर है राजस्थान में। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के पास गूढ़ा लिग्नाइट खदानों से सहतूत के एशिया के पहले जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाया है। नए सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे है? इसका उत्तर है भारत। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स के अनुसार 19 देशों में भारत ने 100 में से 63 के स्कोर के साथ इंडेक्स का उच्चतम डिजिटल रेडीनेस स्कोर हासिल किया। भारत में 72% उत्तरदाताओं का कहना है कि वे काम के भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से डिजिटल कौशल सीख रहे हैं। 66% ने कहा है कि वे डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों से लैस हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर है जापान। हाइबारी नामक 2 कारों वाली इस ट्रेन की कीमत 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और हाइड्रोजन ईंधन भरने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 140 किलोमीटर तक ये जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 फरवरी को और इसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कहते हैं। इस वर्ष की इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। विश्व बैंक के रिवॉर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है वाटरशेड प्रबंधन। भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारें और विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा और इसका नाम है रिवॉर्ड प्रोग्राम। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? उत्तर है 12 से 18 साल। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड टीके कॉर्बेवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड ने विकसित की है। यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए और कृति सनन को फिल्म मिमी के लिए।
दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? उत्तर है शेरशाह। साल 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 को मुंबई में वितरित किया गया। दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह को मिला है। प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में तिहरा शतक यानी 341 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? उत्तर है साकिब उल गनी। बिहार के साकिब उल गनी खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड जादवपुर बंगाल में मिजोरम के खिलाफ प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी में 405 गेंदों में 56 चौके और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक एक रिकॉर्ड है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? इसका उत्तर है इंडिया। तो ये जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, ये ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी की तरफ से किया गया। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है मनोज तिवारी को। भोजपुरी गायक और भाजपा से सांसद हैं। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करने वाला है? उत्तर है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में होगा और बीजिंग में हुई ओलंपिक समिति की 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है और 2023 में अब भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार यह बैठक होगी। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? उत्तर है नेपाल। नेपाल जो है वो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में ये महत्वपूर्ण होगा और नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? उत्तर है इंदौर। इंदौर स्थित इस बायो सीएनजी संयंत्र का निर्माण संसाधन रिकवरी को अधिकतम करने हेतु अपशिष्ट से धन और परिपत्र अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत किया गया है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किस देश की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक 2022 हुई? उत्तर है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुई G20 समूह के वित्त मंत्रियों और प्रमुख बैंकों के गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। पहले सत्र में वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति, आपूर्ति में व्यवधान और कोरोना वायरस के नए रूपों सहित उनके जोखिमों पर बात की। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन इस साल नवंबर के इंडोनेशिया में बाली में ही होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस स्थान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-52 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? उत्तर है श्रीहरिकोटा। इन्होंने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2022 के अपने पहले मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-52 का परीक्षण किया। PSLV C-52 का प्रक्षेपण 14 फरवरी को सुबह 5:59 पर किया गया और इस अभियान में 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। तो ये PSLV C-52 का प्रक्षेपण है और श्रीहरिकोटा से इसे किया गया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित हैकेथॉन का नाम क्या है? उत्तर है सैन्य रणक्षेत्रम। रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रही है? तो नाम आपको पता ही है, यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं। बाबुस्का बटालियन का अर्थ है कि बूढ़ी महिलाओं की एक बटालियन। इस बटालियन ने खाई खोदी, जाल बनाए, आपूर्ति की है और चिकित्सा देखभाल की पेशकश भी की है और एक लुकआउट टावर बनाया है। तो ये यूक्रेन में अपने बूढ़ी महिलाओं की एक बटालियन बनाई गई है और वो क्या क्या कार्य कर रही है उसके बारे में है ये। किस देश ने भारत के साथ शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया।
मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए समर्थन देने के लिए 4 वर्षों में $11 मिलियन से अधिक प्रदान करेगी। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका उत्तर है तुर्कीये। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि तुर्कीये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित हो रहा है? उत्तर है मध्य प्रदेश। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। तो हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में है ये और उसके संयंत्र से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। हरियाणा कैडर की किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कला रामचंद्रन। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है? उत्तर है रेडियो और ट्रस्ट। 13 फरवरी को यह मनाया जाता है और यह दिवस रेडियो के महत्व और प्रभाव को समर्पित है। कौन सा कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर है जीवा। तो जीवा एक कृषि पारिस्थिति आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक समामेलन है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? उत्तर है मार्च 2026 तक। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पीएमकेएसवाई को मार्च 2026 तक बढ़ाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को 2021 में सोने की खरीद के मामले में किस स्थान पर रखा गया? उत्तर है दूसरे स्थान पर। सबसे बड़े खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जबकि आरबीआई ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 टन ले जाते हुए 77 मीट्रिक टन खरीदा है। तो हमारे पास में इस बार खरीदारी हुई है 77 मीट्रिक टन सोने की और कुल भंडार हो गया है 754 टन। किस देश में वन ओशन समिट 2022 आयोजित किया गया है? उत्तर है फ्रांस में। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशन समिट 2022 का आयोजन किया है। हाल ही में खैबर बस्टर चर्चा में था, यह क्या है? उत्तर है एक मिसाइल का नाम है। ईरान ने 1450 किलोमीटर की कथित सीमा के साथ एक नई मिसाइल का अनावरण किया है और सतह से सतह पर मार करने वाली खैबर बस्टर मिसाइल को 9 फरवरी 2022 को जारी एक छवि में इराक में एक अज्ञात स्थान पर प्रदर्शित किया गया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यह योजना किस मंत्रालय की पहल है? उत्तर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। केंद्र सरकार ने 2710 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से लेकर 2025-26 तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले 5 साल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? उत्तर है गुलमर्ग में। यह दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। इस कैफे का नाम स्नो ग्लू है। इसे वसीम शाह ने बनवाया है और यह कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। इसका व्यास 44 फीट और ऊंचाई 37 फीट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है उन्नीकृष्णन नायर को। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का प्रशासन करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका उत्तर है भारत। डीएनए आधारित जाइकोव डी भारत की पहली निडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी जायडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है? तो हम पीछे ही देख चुके हैं, गर्भवती महिला और बच्चों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए बजट 2022-23 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 73,000 करोड़ रुपए।
संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है और समिति ने ऐसे समय में सिफारिश दी है जब कोविड-19 के बीच गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने इसे 73,000 करोड़ रुपए पर बरकरार रखा है। तो ये था हमारा फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।